Hello students, my name is Suj Bajpayee and this is the online classes of Supreme 60. So students, हमारा चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा था, दैट इज द फिफ्थ चैप्टर ऑफ अवर मैग्नेटिज्म. और इसमें हमने काफ़ी सारी बातें कर ली थी. हमने सबसे पहले एक इंडक्टर को डिस्कस किया था एक एसी सोर्स से, ठीक है. उसके बाद हमने एक रेजिस्टर में एसी सोर्स अप्लाई किया था, फिर हमने एक कैपेसिटर में एसी सोर्स अप्लाई किया था, ठीक. उसके बाद हमने LCR को सीरीज में रखते हुए एक एसी सोर्स उस पर अप्लाई किया था, मतलब हमने उसमें एक ऑल्टरनेटिंग EMF ट्रांसफर किया था, ठीक है. उसके बाद हमने उस सर्किट को एनालाइज किया था कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक अपना इंडक्टर, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर अगर सीरीज में है और इसमें हम एसी सोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी कि भाई जो करंट यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे करंट होगा वो जिस फेज में होगा उसी डायरेक्शन में आपका वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का भी फेज होगा, ठीक है. मतलब जो फेज होगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का और इस करंट का, सर्किट में जो करंट है उसका जो फेज होगा वो सेम होगा. मतलब जो करंट होगी यहाँ पे वो इन फेज होगी विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर होगा वो इस करंट के फेज से π/2 एंगल से लीड करेगा, ठीक है. और फिर मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस करंट के फेज से π/2 से लैग करेगा, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. अच्छा, जो ओवरऑल इसका जो रिजल्टेंट EMF आता है वो आपका अप्लाइड EMF हो जाएगा, दैट इज योर E. ओके. सो अगर मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाता हूं, जैसा कि हर बार हम डिस्कस करते हैं, हर क्वेश्चन में हम इसी के फेजर डायग्राम से ही चलेंगे. तो फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेज और करंट अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा. सबसे पहले तो हम करंट बनाएंगे, दिस इज योर I एंड I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5. ओके, तो ये आपकी करंट है, दिस इज योर करंट. ओके. अच्छा, अब इसी डायरेक्शन में आपका VR भी हो जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है. तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस होगा वो π/2 से लीड करेगा, ये आपको पता है. और जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर होगा वो π/2 से लैग करेगा, ये भी आपको पता है, ठीक है. इसके बाद जो हम रिजल्टेंट EMF बनाते हैं वो अपना अप्लाइड EMF के बराबर आ जाएगा, दिस इज योर E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t सिंपल, दिस इज योर E नॉट साइन ओमेगा t. ओके. तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट EMF बनाता हूं यहाँ पे, तो वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में आएगा. इफ VL इज ग्रेटर देन VC, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, तो जो y एक्सिस है उसका रिजल्टेंट EMF this will be VL minus VC, okay, and the resultant of this vector and this VR vector will be in this direction. This is your applied EMF, that is resultant EMF, this is your E, okay, which is equals to E is equals to E naught sin omega t. I hope the things are very much clear to you. अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ आपकी VL minus VC हो जाएगी और ये लेंथ भी वही लेंथ है, दिस इज ऑल्सो VL माइनस VC. ओके. और ये लेंथ जो है आपकी ये E नॉट के बराबर आ जाएगी, दिस इज योर VR, दिस इज योर VR. ओके, समझ पा रहे हो. तो यहां से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं बहुत सिंपलिसिटी से, क्या, दैट E नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस इज योर E नॉट. मैं पाइथागोरस लगाने जाऊं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो फेजर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ओमेगा टी वाला जो कंसेप्ट है उसमें अगर ये एंगल ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस इज योर ओमेगा टी. ओके. ये आपका जो फेजर है, एक्चुअली फेजर क्या होता है, फेजर इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें जो उसकी लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड, उसके एम्पलीट्यूड को बताती है, ठीक है, और डायरेक्शन जो है वो उसके एंगल को बताता है. क्लियर. तो ये जो EMF है, ये जो रिजल्टेंट EMF है आपका, ये इस करंट के फेजर से फाई का एंगल बना रहा है. ये जो रिजल्टेंट EMF है ये इस करंट के फेजर से फाई का एंगल बना रहा है. ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं.
So this is the phasor of your EMF, of your potential difference across the elements. ठीक है, ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का फेजर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कोई भी LCR सीरीज सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसमें मैं फिर से एक बार बताता हूं कि सबसे पहले हमने करंट को फिक्स किया। ठीक है, ये आपकी करंट हो गई। एक्स एक्सिस में हमने करंट को रेफरेंस ले लिया है। ठीक है, हमने करंट को रेफरेंस ले लिया डियर स्टूडेंट्स। सो करंट जो होगी हमारी वो आप समझ रहे हो कि फाई एंगल बना रही ई नॉट साइन ओमेगा टी से। तो आप जानते हो जो करंट मैं यहां पे लिखूंगा वो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, ये आपकी करंट मैं इस तरह से यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई नॉट, इसकी जो लेंथ है, और साइन ओमेगा टी माइनस फाई ये बता रहा है कि भाई जो करंट की डायरेक्शन, करंट की फेजर की डायरेक्शन होगी दैट विल बी क्लॉक इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन at an angle of phi with the resultant EMF, ठीक है। तो फिर से सबसे पहले हमने करंट दिखाई और करंट के फेज में हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फेज होगा। ठीक है, मींस द पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल चेंज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इन फेज विद द करंट इन द सर्किट। ओके, इस वजह से मैंने करंट और VR को एक ही फेजर से शो किया है, बस लेंथ चेंज कर दी है। दूसरी चीज, जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपका लीड करेगा करंट को, इस करंट को लीड करेगा बाय द एंगल ऑफ π/2, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो मैंने उस स्टेटमेंट को यूज किया, VL को मैंने यहां पे दिखाया इस तरह से। ठीक है, दैट इज एट एन एंगल ऑफ π/2 विद द करंट फेजर। ठीक है, उसके बाद जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपका सिंपली करंट को लैग करेगा बाय π/2। ठीक है, क्योंकि हमने कैपेसिटेटिव सर्किट में देखा है, ये चीज हमने कैपेसिटेटिव सर्किट में देख चुके हैं हम। तो आप अपनी नोटबुक को पीछे टर्न करके एक बार फिर से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो चीजें। ठीक है, सो VC को मैंने इस तरह से π/2 से लैग करता हुआ दिखा दिया है। ठीक है, अब मैंने रिजल्टेंट EMF, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट EMF होगा दैट इज इक्वल टू दिस अप्लाइड EMF। ठीक, तो मैं वही रिजल्टेंट EMF इनका निकाल रहा हूं। ठीक है, अब वो हम कैसे निकाल रहे हैं देखिए, हमें वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि ये फेजर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो एडिशन है VL प्लस VC प्लस VR हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। वी कैन नॉट राइट दैट E नॉट इज इक्वल्स टू VL नॉट प्लस VR नॉट प्लस VC नॉट, हम ये डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, हम सिंपल सी एक चीज लिख सकते हैं कि भाई जो भी है, जो भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनका वेक्टर सम जो है ये E के बराबर आएगा। ठीक है, तो वेक्टोरियल एडिशन यहाँ पे करना होगा हमको, ये चीज ध्यान रखेंगे हम। क्लियर, हम डायरेक्ट एडिशन क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट्स एट t इक्वल्स टू जनरल टाइम t इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक फेज में नहीं है, ये तीनों अलग अलग फेजेस में है। ठीक है, तो हमें उस फेज को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, E नॉट स्क्वायर, ठीक है, दिस E नॉट स्क्वायर will be find by this triangle. Okay, this is VL and we are using that VL is greater than VC, और आप जानते हो जब VL is greater than VC होगा तो उस केस में जो ओवरऑल सर्किट है ये इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट तीनों में सेम जा रही है, हम बोल सकते हैं XL is greater than XC हो जाएगा। जब XL is greater than XC हो जाएगा तो इस तरह के सर्किट को स्टूडेंट्स प्योरली इंडक्टिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इंडक्टिव सर्किट कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसमें कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस से ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इस वजह से ये सर्किट जो है ओवरऑल इंडक्टिव सर्किट हो गया है। ठीक है, तो वही यहाँ पे केस मैंने लिया है, व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC और वी कैन से XL इज ग्रेटर देन XC, तो उस समय जो सर्किट है ये अपना इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। और इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है आप जानते हो कि करंट जो है ये ऑलमोस्ट फाइनल जो करंट होगी वो लैग करेगी बिहाइंड द रिजल्टेंट EMF। तो रिजल्टेंट EMF आप देख रहे हो फाई एंगल से आगे है, फाई एंगल से लीड कर रहा है। ठीक है, EMF जो है ये फाई एंगल से लीड कर रहा है, और यहां से आप सब कुछ फाइंड आउट भी कर सकते हो। यू कैन फाइंड दैट व्हाट यू कैन फाइंड दिस फाई आल्सो। ओके, आप इस ट्रायंगल को देखोगे जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे E नॉट है, यहाँ पे VL माइनस VC, यहाँ VR। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आपको ऑब्जर्व करना है, यही ट्रायंगल आपको सब कुछ बता देगा, सारी चीजें आपको बता देगा। ठीक है, तो एक ये ट्रायंगल हमें अपने दिमाग में रखना है AC की सीरीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और दूसरा हमें
इंपीडेंस ट्रायंगल को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब ये इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इंपीडेंस ट्रायंगल इज सिंपली व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, मैं उस केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप रेजिस्टेंस दिखाओगे इस तरह से, ऊपर की तरफ आप एक्सएल दिखा दो और डाउनवर्ड आप एक्ससी दिखा दो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहां पे VR को R से रिप्लेस कर दिया है। रेजिस्टेंस का डायग्राम है ये पोटेंशियल डिफरेंस का फेजर डायग्राम है, वो रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम है, ठीक है। आप जानते हो करंट तो तीनों में सेम है, सो वी कैन राइट VR एज IRMS इनटू E अप्लाइड EMF, ठीक है। वी कैन से मतलब VR जो है इसको हम लिख सकते हैं सिंपली I इंटू R, और इस VL को हम लिख सकते हैं I इंटू XL, इस VC को हम लिख सकते हैं I इंटू XC, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे R, यहाँ XL, यहाँ XC आ चुका है। When XL is greater than XC, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो आएगा this is XL minus XC, okay, and the equivalent resistance will be like this. So this is your impedance triangle. This triangle is your impedance triangle. ये आपका equivalent resistance है जिसको हम impedance of the circuit बोलते हैं, ठीक है। And this length is simply XL minus XC in this case, and this length is R, okay, and this is again phi. तो ये phi आप निकाल सकते हो, ये phi भी आप निकाल सकते हो, क्या tan phi लगा सकते हो, tan phi is equals to what, XL minus XC by R. This is the case of inductive circuit. अगर सर्किट कैपेसिटेटिव हो गया तो उस केस में XC XL से बड़ा हो जाएगा, ये phi जो है ये नीचे आ जाएगा क्योंकि XC XL से बड़ा है, तो हम यहाँ पे XL minus XC नहीं, हम XC minus XL फाइंड करेंगे और हम समझ जाएंगे कि इस बार ये phi जो है ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस सर्किट से अगर देखें तो एक जो रिजल्टेंट EMF है वो करंट से लैग करेगा, समझ पा रहे हो। अगर phi नेगेटिव है, अगर VL इज स्मॉलर देन VC हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जो ओवरऑल सर्किट है हमारा, जो हमारा ओवरऑल सर्किट है वो इंडक्टिव नहीं कैपेसिटेटिव हो जाएगा, ठीक। और कैपेसिटेटिव सर्किट में आप जानते हो जो करंट है वो लीड करती है पोटेंशियल डिफरेंस को। इन द कैपेसिटर द करंट विल लीड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वही कुछ होगा यहाँ पे, जो रिजल्टेंट EMF है वो लैग करने लगेगा अगर VC VL से बड़ा हो गया है, ठीक है। और कितने से लैग करेगा, phi से लैग करेगा। phi हम कैसे निकालेंगे, यहां से भी इस ट्रायंगल से भी phi हम निकाल सकते हैं और इस ट्रायंगल से भी हम phi निकाल सकते हैं, बस चेंजमेंट क्या होगा, जो इंपीडेंस है इस बार वो नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, बस दिस इज द ओनली कंक्लूजन ऑफ LCR सीरीज सर्किट, बस इसी सब इन्हीं की हमको जरूरत है बस, और किसी चीज की नहीं, ठीक है, क्लियर। तो जो बेसिक था मैंने आपको वो इसलिए बता दिया क्योंकि आज के सेक्शन में हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं एसी पे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही एसी की जो कंसेप्ट है वो आपको पकड़ में आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड वी विल सी 5 to 6 न्यूमेरिकल्स इन दिस लेक्चर, क्लियर, जो कि LCR सर्किट होंगे, ठीक है, और वो भी LCR जो एलिमेंट्स हैं ये तीनों के तीनों सीरीज में ही लगे होंगे। तो आज हमको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने हैं, लेकिन जो बेसिक है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही है, या फिर हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, दिस इज द वोल्टेज ट्रायंगल, क्लियर, और या फिर हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, दिस इज द इंपीडेंस ट्रायंगल, ठीक। ये आपका LCR सर्किट। अगर आपसे किसी ने पूछा कि मुझे बताओ कि इक्विवेलेंट जो अपना रिजल्टेंट EMF आ रहा है, जो अप्लाइड EMF है, वो करंट से लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे ये फिगर बनाओगे। सबसे पहले करंट VR, VL, VC, okay, then you will find that VL is greater than VC or not. If VL is greater than VC, then our EMF will lead the current of the circuit, and if VC is greater than VL, then our current will lead the EMF of the circuit. तो ये केस हमने VL is greater than VC का बनाया है। अगर मैं यहीं पे VL smaller than VC का केस बनाऊं तो ये जो EMF है ये आप अच्छे से जानते हो, ये जो EMF है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, फाई एंगल से। ये फाई आप फाइंड कर सकते हो, यहां से भी फाइंड कर सकते हो और यहां से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पे जो लर्निंग्स होंगी, जो इस LCR सर्किट की प्रॉब्लम्स हम सीखेंगे, ठीक है, उसको मैं यहां पे लिखूंगा राइट में। आपको भी यही काम करना है कि जो लर्निंग्स हैं LCR सर्किट की प्रॉब्लम्स है वो आपको साइड में लिखनी है। लर्निंग्स यहाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड EMF का दिया है,
ठीक है, आपसे कहा गया करंट का एम्पलीट्यूड बताओ, ठीक है। तो करंट का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप करंट निकालोगे तो आप क्या यूज करोगे, V इक्वल्स टू आई जेड, ओके, और वी कैन से E इज द अप्लाइड EMF, दिस इज इक्वल्स टू करंट इन द सर्किट दैट इज I, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू Z. Z is the equivalent resistance we can say, or we can say the impedance of the circuit, ठीक। तो impedance of the circuit हम निकाल लेंगे, ठीक। E हमें दिया हुआ है, I हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो I हमें निकल जाएगा I, लेकिन हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अगर कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, E नॉट विल बी इक्वल्स टू Z इंटू आई नॉट, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमें RMS वैल्यू को कंपेयर करना हुआ, देन व्हाट वी विल से दैट E RMS इज इक्वल्स टू Z इंटू आई RMS। अगर मान लीजिए हमें एवरेज वैल्यू को कंपेयर करना हुआ, देन वी विल से E एवरेज इज इक्वल्स टू Z इंटू आई एवरेज, ओके। तो ये सारी चीजें जो है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो हमें क्वेश्चंस में मिलेंगे, इन सारी चीजों को हम अलग से लिख के आपको दिखाते जाएंगे। देखिए बेसिक आपका सिर्फ ये है, क्या है बेसिक, बेसिक इज दिस दैट योर E नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर इन दिस केस प्लस VR स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा बेसिक आपका ये है, दूसरा बेसिक मैं लिखने वाला हूं दैट Z स्क्वायर फ्रॉम द इंपीडेंस ट्रायंगल, Z स्क्वायर विल बी इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपका दूसरा बेसिक है। तीसरा बेसिक आपका ये है tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R, और यहीं से cos phi भी आप निकाल सकते हो, R बाय Z हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता है। एक बेसिक आपका ये भी है दैट E इज इक्वल टू आई Z, ओके। दूसरा, और यहां पे ही एक और बेसिक है, VR इज इक्वल टू आई इंटू R, क्लियर, समझ पा रहे होगे, ये सारी चीजें क्लियर होंगी मुझे लग रहा है, ठीक है। और वी कैन से VR नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू R, वी कैन से VL नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू XL, वी कैन से VC नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू XC, ओके। तो ये सारी चीजें भी हम बोल सकते हैं। तो अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे चीजें और क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही हम LCR सीरीज सर्किट की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है और इसमें अब हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रोसीड करेंगे, तो वहीं से आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। अभी मैंने बस आपको इतना बताया है कि जब हम अपना EMF, जब हम अपना ऑल्टरनेटिंग EMF एक इंडक्टर के अक्रॉस लगाते हैं तो करंट जो है वो लैग करती है पाई बाय 2 से, जब कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं तो करंट लीड करती है पाई बाय 2 से, और जब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हैं तो करंट जो है इन फेज होती है विद द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताई है। मैंने इंडक्टेंस की बात करी है, मैंने रिएक्टेंस की बात करी है, मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की भी बात कर रखी है, ठीक है। उसके बाद मैंने LCR सर्किट की सिंपल बात कर रखी है, जिससे ये कंफ्यूजन आपको यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नाउ ट्राई इट बाय योरसेल्फ, देन यू हैव टू सी द सॉल्यूशन। चलिए, okay students, so this is the question is in front of you. So in the series circuit of figure, this is the figure shown, suppose R is equals to 300 ohm, suppose R is equals to 300 ohm, ये आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, L इंडक्टेंस is equals to 60 मिली हेनरी, okay, and C कैपेसिटेंस is equals to 0.5 माइक्रोफैराड, सोर्स अप्लाइड इज E नॉट is equals to 50 वोल्ट। आपको जो सोर्स यहाँ पे है ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, ठीक है, और वी कैन से जो EMF अप्लाई किया गया है वो एक ऑल्टरनेटिंग EMF है, ठीक है। सो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी दैट इज 50 वोल्ट, क्लियर, और उसका जो जनरेटर का रोटेशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दिस इज ओमेगा, दिस इज 10,000 रेडियन पर सेकेंड, ओके। नाउ फाइंड द रिएक्टेंस XL, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस XC एंड इंपेडेंस दैट इज Z, okay, और क्या फाइंड करना है, द करंट एम्पलीट्यूड दैट इज I naught, we have to find this I naught. Now the phase angle phi, we have to find this phase angle phi, clear, phase angle between the current of the circuit and the applied EMF, okay, and the voltage amplitude across each circuit element. Voltage amplitude means we have to find VR naught, okay, we have to find VL naught, we have to find VC naught. This is what we have to find, okay. और स्टूडेंट्स
आफ्टर दिस प्रॉब्लम वी विल एक्सपेंड दिस क्वेश्चन अगेन, ओके। हम इस क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़ाएंगे, कुछ और चीजें इसी में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जो छोटी छोटी चीजें दी गई है इसको वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव ट्राइड। क्लियर, चलिए आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड दिस रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इज एक्सएल, क्लियर, यू हैव टू फाइंड दिस एक्सएल एंड एक्सएल इज सिंपली ओमेगा एल। तो ओमेगा आपको दिया हुआ है, ओमेगा इज 10,000 इंटू एल आपको दिया हुआ है 60 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके। सो 1 2 3 कैंसल आउट, दिस विल बी 600, this is 600 ohm. I hope the answer is very much clear to you. Now you can find XC. XC is simply what? 1 by omega C. So this is formula based question. 1 by omega C. तो 1 by omega, omega आपको 10,000 दिया है और C आपको दिया है कितना? 0.5 into 0.5 10 की पावर -6. So this will be 10 to the power 6. So this is 100 by 0.5. 100 by 0.5 means this is 200 ohm. I hope the solution is very much clear to you. I hope this is very much clear to you. Okay. Now the impedance of the circuit. Impedance आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। impedance के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, impedance triangle की मैंने बात करी थी कि भाई ये आपका R हो जाएगा, this is your XL, this is your XC, ठीक है। अब वेक्टोरियल एडिशन करेंगे तो इसका impedance आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा XL इज ग्रेटर देन XC है, तो यहाँ पे ये XL माइनस XC बनेगा और इसको जब हम इस रेजिस्टेंस के साथ वेक्टोरियल एडिशन कर देंगे देन दिस इज अवर XL माइनस XC, दिस लेंथ इज R एंड दिस इज अवर Z, ओके। सो Z इज सिंपली Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्लियर। सो Z इज अवर इम्पिडेंस, दिस इज XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, ओके, बाय पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस, ओके। इंपीडेंस ट्रायंगल हमको बनाना पड़ेगा, क्लियर। अगर XC ग्रेटर देन XL आता तो ये जो है ये इस तरह से हो जाता, क्लियर, लेकिन फॉर्मूला अभी भी मैग्नीट्यूड वही रहता। ये फाई जो है ये बता रहा है कि ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड EMF। मतलब अप्लाइड EMF जो है ये करंट से लीड करेगा, समझ पा रहे हो। अप्लाइड EMF करंट से लीड करेगा बाय एन एंगल ऑफ फाई। ये फाई भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फाई भी हम निकाल सकते हैं। अभी इसमें निकालने के लिए नहीं कहा गया, अगर कहा जाएगा तो हम जरूर निकालेंगे, ठीक है। सो चलिए, सो दिस इज सिंपली व्हाट XL माइनस XC मींस 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, सो दिस इज अंडर रूट 500 ओम, ओके। दिस इज योर इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, क्लियर। इंपीडेंस वी कैन से द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो यहां से आपका इंपीडेंस आ गया। अब आगे हमें और क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द करंट एम्पलीट्यूड। और करंट का एम्पलीट्यूड आप इस तरह से निकाल सकते हो, E नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट Z। ये कहां से आया, ये स्टूडेंट्स यहीं से आया है कि भाई जो E है वो आपका IZ होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली योर EMF, दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर Z, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, क्लियर। तो अगर हम सिर्फ एम्पलीट्यूड की बात करें, दिस इज E नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट इनटू Z। अगर हम RMS वैल्यू की बात करेंगे देन E RMS इज इक्वल्स टू I RMS इनटू Z। अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे देन E एवरेज इज इक्वल्स टू I एवरेज इनटू Z। तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये आपकी लर्निंग है यहाँ पे, दिस इज योर लर्निंग, क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो E नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट इनटू Z। तो I नॉट क्या हो जाएगा, I नॉट सिंपली 50 बाय 500 हो जाएगा। I नॉट इज इक्वल्स टू 50 by 500, this is 0.1 ampere. I hope the things are very much clear to you. I hope the things are very much clear to you. Now let us proceed. The phase angle phi. अब हमें ये phase angle phi निकालना है, ठीक है। तो phase angle phi आप यहां से निकाल सकते हो। You can find this phi. You can find this phi. Tan phi will be equals to, इस ट्रायंगल को देखो, इस इंपीडेंस ट्रायंगल को देखो, tan phi is equals to perpendicular upon base, so this is XL minus XC by R। XL minus XC जो है ये अपना कितना आ गया है 400, ओके।
this is 400 divided by 300, so this is 4 by 3, 4 by 3, or you know you can find this tan phi, when tan phi is equal to 4 by 3, so this is our general triangle. So general triangle है तो ये थीटा जो है, ये phi जो है ये 53 डिग्री का हो जाएगा. Okay, so this phi is of 53 degree. Clear? So this is of 53 degree. So you can find this phi is simply 53 डिग्री. आप इसको रेडियन में भी निकाल सकते हैं. रेडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई बाय 180 करेंगे, 2 पाई बाय 180, और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14. ओके, तो वहां से ये रेडियन में आ जाएगा. क्लियर? आगे बात करते हैं. एंड द वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस ईच सर्किट, वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट मींस यू हैव टू फाइंड VR0, VL0, VC0. तो VL0 जब हमें फाइंड आउट करना है, सो दिस इज करंट. आपको पता है करंट जो है वो तो I ही जा रही है. सो अगर हमें VR0 की मतलब VR पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, देन दिस इज सिंपली I0 into R, and this is I0 into XL, and this is I0 into XC. So you can find by it by yourself. Okay, so this is simply 300 into 0.1, this is 30 volt, and this is what, I0 into XL, I0 into XL. XL is what? XL is 600. 600 into 0.1, this is 60 volt, and this is 200 into 0.1, this is 20 volt. Okay, so these are the results. So the question is completed now. You have to find what the things you have to find are XL, XCZ. XL, XCZ हमने find कर लिया. उसके बाद आपको क्या find करना है, current amplitude. Then you have to find the phase angle phi which the current of the circuit will make with the applied EMF. Okay, and the voltage amplitude, you have to find the voltage amplitude across each circuit element, VR0, VL0, VC0. ठीक है, तो VL0, VC0, VR0 हम इस तरह से निकाल सकते हैं सिंपली मैक्सिमम करंट अगर हमें पता है तो. ठीक है, अच्छा, अब आपको अगर ये VR0 पता चल गया, VL0 पता चल गया, VC0 पता चल गया, तो क्या आप इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो उसके एक्सप्रेशन लिखें. ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्लियर? पहले उसका एक्सप्रेशन आप लिख दो. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आगे बढ़ा रहा हूं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये सारी चीजें निकाली. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट एंड इंस्टेंटेनियस EMF, instantaneous potential drop across each element of the circuit. Means you have to find I as a function of time. You have to find VR, VL and VC, not the maximum value of this. You have to find the actual value of this, instantaneous value of this with respect to time. Okay, as a function of time. तो ये सारी चीजें आपको निकालनी है. ठीक है, अच्छा, आप कैसे करेंगे इसको? तो इसके लिए आपको पहले क्या देखना है, देखिए करंट की वैल्यू के लिए आपको क्या देखना है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और उसका फेज देखना पड़ेगा. ठीक है, तो बस ये दोनों चीजें अगर आपको पता चल गई तो इसका मतलब आप करंट निकाल सकते हो, करंट का एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन उसका निकाल सकते हो. ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें क्या देखना है, उसके पहले हम ट्रायंगल देखेंगे, वोल्टेज ट्रायंगल. ओके, जो हमने EMF का आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाया था वो हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा. ओके, सो उसको देखते हैं. सो करंट अगर हमने इस डायरेक्शन में कही, हमने बोला भाई करंट जो है आपकी ये इस डायरेक्शन में, इसको हमने रेफरेंस ले लिया है. ठीक है, और हमें पता है कि VL इज ग्रेटर देन VR होगा, क्योंकि XL इज ग्रेटर देन VL इज ग्रेटर देन VC होगा, बिकॉज XL इज ग्रेटर देन XC आ रहा है. देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे XL इज ग्रेटर देन XC है, तो इस केस में यहाँ पे जो आपका VL आएगा, दिस इज ग्रेटर देन VC आ जाएगा. ठीक है, यहां से भी आप देख सकते हो VL0 इज ग्रेटर देन VC0 है, तो इस वजह से जो आपका VR है वो तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि जब LC-R सर्किट सीरीज में होता है तो करंट के ही फेज में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसका फेज होता है. मींस द EMF across resistance is in phase with the current of the circuit. Means the EMF across the resistance of the circuit will be in phase with the current of the circuit. ठीक है, तो करंट सर्किट का अगर हमने ये रेफरेंस सेट किया तो VR जो है वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा. और आप जानते हो
कि जो ईएमएफ है अक्रॉस इंडक्टर वो इस करंट से π/2 से लीड करेगा, ठीक है। तो ईएमएफ VL जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और जो कैपेसिटर के अक्रॉस ईएमएफ है वो इस करंट को लैग करेगा π/2 से। सो दिस इज द ईएमएफ ऑफ कैपेसिटर, ओके। अच्छा, अभी हम इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन भी बताएंगे, क्लियर। हम यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं क्या I जो है, अभी हमें I के बारे में नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो कुछ इस तरह से होगा। रिजल्टेंट ईएमएफ हमको निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी का VR, VL, VC का रिजल्टेंट वेक्टोरियल एडिशन निकालना पड़ेगा। सो दिस इज VL minus VC and this is VR. So this is our E. This is our E and this is VL minus VC. I hope the things are very much clear. और ये जो E है ये अप्लाइड ईएमएफ है, ये वही अप्लाइड ईएमएफ है। E is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि भाई जो इसका VR, VL और VC का जो रिजल्टेंट होगा ये वही तो अप्लाइड ईएमएफ होगा, क्लियर। सो दिस इज योर अप्लाइड ईएमएफ E is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ से जो करंट है वो फाई का एंगल बना रहा है, ये फाई हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 53 डिग्री। सो यू कैन फाइंड योर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्लियर। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लिख सकते हैं क्या, I इसकी पहले मैक्सिमम वैल्यू लिख दो, I is equals to I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों लिखा, क्योंकि ये भाई जो है ये फाई एंगल से लैग कर रहा है, ठीक है। तो किससे लैग कर रहा है, इस साइन ओमेगा टी से लैग कर रहा है, ठीक है। सो द I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ओके। और ये फाई हम वहां निकाल चुके हैं। एक चीज याद रखने वाली है कि भाई ये ओमेगा टी यहाँ रेडियन में आएगा, क्योंकि ओमेगा जो है ये रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड में। सो ओमेगा टी रेडियन में आएगा, आपको इस फाई को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। सो फाई को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से। फाई रेडियन में बताओ पहले कितना आ रहा है, जस्ट ट्राई, जस्ट पॉज एंड फाइंड आउट द फाई इन रेडियन, ओके। सो यू कैन फाइंड दिस फाई इन रेडियन। हमें इसे रेडियन में बदलने के लिए 53 डिग्री है ये 2π/360 से इंटू करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बी इन रेडियन और पाई की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 3.14, ठीक है। सो जब आप ये करोगे तो यहाँ वैल्यू जो आएगी ये अप्रोक्सीमेटली, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0.91 के आसपास आएगी। दिस इज 0.93, अप्रोक्स 0.93, दिस इज 0.93, ओके, दिस इज 0.93 रेडियन नाउ। So this will be your phi. This is your phi. Okay? Now, तो phi की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे, I नॉट की वैल्यू रखेंगे और हमें अपना करंट का जो एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका EMF है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो रिजल्टेंट EMF है ये आपका phi है, क्लियर। तो E is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी से लैग करेगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे -phi कर दिया है, ठीक। और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका एम्पलीट्यूड I नॉट के बराबर होगा। तो I नॉट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, I नॉट इज सिंपली व्हाट 0.1, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली 0.1, 0.1 इट इज इनटू साइन ओमेगा आपका 10,000 आ जाएगा, t माइनस फाई जो है ये आपका 0.93 आ जाएगा, 0.93। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर इंस्टेंटेनियस करंट। अब इसी तरीके से आप VR, VL और VC के भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। जस्ट फाइंड दिस एक्सप्रेशन एंड राइट डाउन इट हियर, देन यू हैव टू मैच, क्लियर, देन यू हैव टू मैच योर सॉल्यूशंस, ओके। चलिए, तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल चीज है। अब अगर VL की हम बात करें, अगर हम VL की बात करते हैं तो VL जो है ये आपका इस करंट से π/2 से लीड कर रहा है, ठीक है। तो करंट का फेज आपको ये समझ में आ गया है, तो VL का जो फेज होगा दिस इज प्लस π/2 ओनली, प्लस π/2, ओके। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, अगर हम VL की बात कर रहे हैं, देखिए VR की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो VR इज व्हाट, VR इज इन फेज विद करंट, सो दिस इज सिंपली VR इज सिंपली IR, ओके। VR is simply I into R, so this is what VR naught, this is VR naught, okay, into sin omega t minus phi, ठीक है। मीन्स इसका जो फेज है ये करंट के ही फेज की डायरेक्शन में होगा और बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे हमें फोकस करना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू VR नॉट हम निकाल चुके हैं, दैट इज 30 वोल्ट, ओके। सो आवर एक्सप्रेशन विल बी सिंपली, आवर एक्सप्रेशन विल बी 30 into sin
10,000 T minus 0.93 liters. Clear? So this is our VR. Now let us talk about VL. So VL की बात करेंगे तो this is VL naught into what? Into sin जो करंट के फेज है उससे पाई बाय 2 से लीड करेगा VL. क्लियर? सो फेज जो करंट का है वो ओमेगा टी माइनस फाइव है, ओमेगा टी माइनस फाइव, सो प्लस पाई बाय 2 करना पड़ेगा हमें. सो दिस इज VL नॉट. ओके, सो VL नॉट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? द एक्सप्रेशन फॉर VL नॉट विल बी VL इज सिंपली VL नॉट कितना आया था? दिस इज 60 इंटू साइन ओमेगा टी, दिस इज 10,000 टी माइनस 0.93 प्लस पाई बाय 2, और पाई की वैल्यू आप कितनी रख दोगे? 3.14 रख दोगे. क्लियर? सो दिस विल बी योर VL. नाउ लेट अस टॉक अबाउट VC. अब VC की अगर हम बात करते हैं तो VC जो है ये पाई बाय 2 से लैग करेगा करंट को. सो दिस इज VC नॉट हियर इनटू साइन ओमेगा टी माइनस 5, दिस इज द फेज ऑफ करंट माइनस पाई बाय 2. सो और 5 पाई बाय 2 की वैल्यू पुट कर दो, then you will get the VC, instantaneous potential drop across capacitor. So your answers, your results of this question is result 1. This is your result 1, current, instantaneous current. This is your result 2, instantaneous EMF across resistance. This is your result 2. Sorry, this is not. This is your result 2. Clear? And this is your result 3, and this will be your result 4. Okay? So these are the things that you have to find in this question. Okay? So देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक बार आप इस सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको सबको नोट कर लीजिए, देन आई विल कंक्लूड द होल क्वेश्चन अगेन. ओके? सो स्टूडेंट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था. ये आपको LCR सर्किट दिया था. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना था करंट की मैक्सिमम वैल्यू को, XL फाइंड करना था, XC फाइंड करना था. सिंपल फॉर्मूला था. Z फाइंड किया हमने इंपेडेंस ट्रायंगल से. ठीक है? उसके बाद हमने फेज फाइंड किया फाई. ठीक है? फेज फाइंड करने के लिए आप दो चीज याद रखोगे, एक ये इंपेडेंस ट्रायंगल और दूसरा ये आप पोटेंशियल डिफरेंस वाला ट्रायंगल. ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस वाले ट्रायंगल के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करंट को रेफरेंस लेते हैं. ठीक है? जो सर्किट का करंट है हम उसी को रेफरेंस ले लेंगे. ठीक? तो करंट हमने सर्किट का रेफरेंस ले लिया. VR भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा फेजर, और VL जो है ये पाई बाय 2 से लीड करेगा, VC पाई बाय 2 से लैग करेगा. केस हमारा ये है कि सर्किट इंडक्टिव है क्योंकि VL इज ग्रेटर देन VC है, बिकॉज XL इज ग्रेटर देन XC. तो उस वजह से ये जो हमारा इक्विवेलेंट और वी कैन से जो हमारा नेट EMF है, अप्लाइड EMF, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. क्लियर? वो रिजल्टेंट होगा VL, वेक्टोरियल एडिशन होगा VL, VC और VR का. सो दिस इज अवर E. ओके? और E जो है ये फाई से लीड करेगा करंट को. ठीक है? करंट से लीड करेगा बाय द एंगल ऑफ फाई. ओके? सो इस तरह से ये फाई से लीड कर रहा है आपका अप्लाइड EMF. सो दिस इज सिंपल एंड बेसिक थिंग. तो आपको E पता है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. तो अगर ये पता है तो आप करंट भी निकाल सकते हो. करंट क्या हो जाएगा? -5 टाइम्स -5 हो जाएगा, और आपका जो करंट का एम्पलीट्यूड है ये I नॉट हो जाएगा. और I नॉट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं क्योंकि हमने Z निकाल लिया है. ठीक है? तो स्टूडेंट बेसिक यही है. सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप यही होना चाहिए. क्लियर? देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड I नॉट. देन यू कैन फाइंड एवरीथिंग, VR नॉट, VL नॉट, VC नॉट एंड एनीथिंग. यू कैन फाइंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग देन. क्लियर? सो VR नॉट, VL नॉट, VC नॉट अगर आपने निकाली है तो आप फेज तो फिर इनका जानते ही हो. VR नॉट जो है, VR जो है ये I के साथ फेज में होगा, और VL जो है ये I के साथ फेज में नहीं होगा, ये I को पाई बाय 2 से लीड करेगा. और VC नॉट जो है, VC जो है ये आपको करंट को लैग करेगा बाय पाई बाय 2. तो इसी तरह से साइन ओमेगा टी प्लस -5 ये करंट का फेज है, इसमें पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो ये इंडक्टर का फेज आ जाएगा. क्लियर? इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फेज आ जाएगा, और इसमें पाई बाय 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस फेज आ जाएगा. ठीक है? और इंडक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जो है पोटेंशियल की, ये VL नॉट है. कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू VC नॉट है, जो कि I नॉट इंटू XC है. क्लियर? एंड दिस इज I नॉट इंटू XL. और I नॉट हम पहले ही निकाल चुके थे इस फॉर्मूले से. I नॉट के लिए आप बस इतना याद रखेंगे, फॉर I नॉट you have to keep in mind what this I naught is equals to applied E naught by Z. Okay students, so I hope the things are very much clear to you. एक बेसिक सा क्वेश्चन था
जिसका कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ और क्वेश्चन की जो आपकी डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा मैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी फोकस्ड। चल, ओके, सो नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो ए 200 ohm resistor is connected in series with a 5 microfarad capacitor, okay. The voltage across the resistor is VR is equals to 1.2. This 1.2 is VR naught, okay. This is the maximum value of VR, okay. So 1.2 volt, clear. And cos omega t, so this 2500 radian per second is your omega, clear. So this is given to you. Derive an expression for circuit current. Students, in this question you have to derive an expression for the circuit current. So the expression, it means you have to find the instantaneous current, not the RMS value, not the average value, but you have to find the instantaneous value of the current, because you have to find the expression, और expression जो है ये आपका instantaneous current का होता है, that is I as a function of time, okay. Now in the second part you have to find the determine the capacitive reactance of the capacitor, means 1 by omega c, okay. And in third part you have to find derive an expression for the voltage across the capacitor, voltage across the capacitor. So जो आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो ये क्वेश्चन भी आप खेल खेल में कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वीक रहा तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं हिंट देता हूँ। हिंट ये है, पहली चीज तो जो कर सकते हो वो बिना हिंट के करोगे, ठीक है। और जिनको करने में प्रॉब्लम आ रही है वो हिंट ये यूज करें कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला आपका ट्रायंगल बनाया था मैंने, उस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। क्योंकि वी आर आपको दिया है और आई का एक्सप्रेशन पूछा गया है, तो आप जानते हो कि जिस डायरेक्शन में आपकी करंट का फेजर होता है उसी डायरेक्शन में आपका वी आर का भी फेजर होता है। मतलब वी आर, तो वी आर का जो फेजर होगा उसी डायरेक्शन में आई का फेजर होगा, मतलब फेज जो है वी आर और आई का वो सेम होता है। तो इस वजह से आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, और यही है इसकी क्वेश्चन ए पार्ट की हिंट हो गई, क्लियर। सेकंड पार्ट आप आराम से कर लोगे। सी पार्ट की जब हम बात करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, आपको एक्सप्रेशन निकालना है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, मींस यू हैव टू फाइंड वीसी। सो वीसी के लिए आप क्या करोगे, वीसी आप सिंपली निकालोगे, वीसी इज इक्वल्स टू वीसी नॉट इनटू साइन ऑफ सम फेज, और जो फेज है वो आपके करंट से π/2 से लैग करना चाहिए, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ योर करंट, ठीक है। उसके बाद आप जब करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे तो उसमें करंट का फेज भी होगा, तो इसके अंदर जो फेज आएगा, साइन के अंदर जो फेज आएगा वो उस करंट के फेज से π/2 कम होना चाहिए, ठीक है। और ये वीसी नॉट आप कैसे निकाल सकते हो, वीसी नॉट भी निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको आर पता है, आपको एक्सी पता चल जाएगा, तो जेड पता चल जाएगा, जेड पता चल गया, वी आर नॉट आपको पता है, ठीक है, तो आई नॉट पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो, वी आर नॉट आपको पता है तो आई नॉट भी आप निकाल सकते हो। कैसे, वी आर नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर से, क्लियर। तो ये सारी चीज वही जो पहले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूले देखे थे वही यूज होने हैं, वही हमारे बेसिक्स हैं, ठीक है। तो वो बेसिक अपने पास रखिएगा, उनको अलग जगह नोट कर लीजिए, सिर्फ उन्हीं से ही आपकी सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, लेट अस सॉल्व नाउ। आई होप कि काफी लोग ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, वेरी गुड टू देम, ओके। और जिन लोग से अब क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो यहाँ फोकस करेंगे, ठीक है। सो देखिए, VC इज इक्वल टू VC नॉट इनटू साइन, इसकी बाद में बात करते हैं, पहले हम करंट की बात करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर करंट। सो करंट जो है ये आपका VR के साथ फेज में होगा, सो दिस करंट I इज इक्वल टू व्हाट, I नॉट इनटू साइन ऑफ, जो फेज है ये वही हमें लिखना पड़ेगा, इसी का फेज हमें लिखना पड़ेगा, क्लियर। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि दिस इज कॉस एंड वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन इन साइन, क्लियर। सो हमें पहले इसे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉस लिखा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, और वी कैन से साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2 कैन बी रिटन एज cos ओमेगा t, क्लियर। वी कैन राइट, we will use that sine of omega t plus π/2, or we can say π/2 plus theta can be written as cos theta. So cos omega t can be written as sin omega t plus π/2. So this is simply 1.2
v into sin 2500 t plus pi by 2 cm. Okay, so this is our VR, this is our VR, and this will become our I also. Okay, I is equals to I naught sin omega t means 2500 t plus pi by 2 simply. So ये आपके करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा. यहाँ I नॉट की बस हमें निकालना है. ये I नॉट कहाँ से आएगा? ये I नॉट इज VR नॉट से आएगा. ठीक है, सो VR नॉट दिस इज 1.2, VR नॉट is equals to 1.2 and this is equals to what? Simply I naught into Z. I naught into Z मैंने आया था, मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन में लिखवाया भी था नोट्स में. Y R naught is equals to I naught into R. V R naught is equals to I naught into R. V L naught is equals to I naught into XL and V C naught is equals to I naught into XC और E is equals to I into Z. E naught is equals to I naught into Z. ये एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको हर हालत में ये चारों एक्सप्रेशन याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको अलग लिखिएगा, अलग पेन से लिखिएगा. ठीक है, सो यू कैन फाइंड I naught, यहाँ पे R हो जाएगा, दिस इज R. क्लियर, सो R कितना है? R आपका 200 है. सो दिस I naught is equals to this I naught is equals to 0.6 by 100 means 6 milliampere. 6. So this is your 6 sin omega t plus pi by 2 milliampere. This is your expression of current. This is the expression of your current. Clear? तो हमने कंसेप्ट क्या यूज किया? हमने कंसेप्ट सिर्फ बेसिकली इतना यूज किया है कि जो I है वो इन फेज में होगा R के साथ, VR के साथ. ठीक है, अब VC की अगर हम बात कर रहे हैं, VC, so this VC is at an angle of pi by 2. At an angle of pi by 2 behind this I, this VR. Okay, so VC की अगर हम बात करते हैं तो VC नॉट into sin of what? Sin of phase of VC. और VC का जो फेज है ये करंट के फेज से pi by 2 कम होगा, मींस VC का जो फेज हो जाएगा ये आपका 2500 t के बराबर होगा. क्लियर, प्लस pi by 2 माइनस pi by 2. ओके, सो दिस इज द फेज ऑफ अवर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड दिस इज VC नॉट. VC नॉट कैसे निकालोगे? VC नॉट निकालना बहुत ही सिंपल है. VC नॉट के लिए हम क्या करेंगे? फॉर VC नॉट इज इक्वल टू व्हाट? अवर I नॉट इंटू XC. I नॉट अपना 6 by 1000 आया था इंटू XC क्या हो जाएगा? XC सेकेंड पार्ट से डिटरमाइन द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस. सो XC इज सिंपली व्हाट? 1 by omega C. सो ओमेगा आपको 2500 दिया है और C आपको 5 माइक्रो फेराड दिया है. सो 1 by this is 1 by omega 2500 into C. This is 5. This is 10 to the power 6. Okay, this will be 10 to the power 6. तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पे 1000 आ जाएगा अपॉन 5 into 5 into 5. Okay, so this will be 20. Okay, this will be 4 and this will be 400. Say 5. This will be what? This will be simply 80. Okay, so this is 80 यहाँ से. So this is 0.48. Okay, this is 0.48 your VC naught. So this expression will become 0.48 into sine of 2500 t. I hope the expression is very much clear to you now. ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, देखिए आपके यही आंसर्स आ रहे हैं. दिस इज योर आंसर 2. दिस इज आंसर 2. क्लियर, एंड दिस इज आंसर 3 एंड दिस इज योर 1. ओके, सो 1 2 and 3. क्लियर, सॉरी 1 3 and 2. चेक कर लीजिए यहाँ पे XC, ये आंसर, ये आपका आंसर 2 नहीं है, आंसर आपका 2. XC इज इक्वल्स टू 80 है, तो ये 80 आया है. दिस इज योर आंसर 2. ओके, दिस इज योर आंसर 2. वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, सो दिस इज योर आंसर 2. ओके, और यहाँ पे ये आपका आंसर 3 आ चुका है. क्लियर, सो आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. ठीक है, बेसिक हमें ध्यान रखने हैं स्टूडेंट, सिर्फ बेसिक ध्यान रखना है. क्लियर, और बेसिक क्या बोल रहा है? बेसिक सिंपल इतना बोल रहा है कि भाई जो आपकी जो करंट है वो आपकी
इस रेजिस्टेंस के साथ फेज में होगी। क्लियर? तो वहां से रेजिस्टेंस को जो हमने देखा ये cos ओमेगा टी लिखा हुआ है, ठीक है। आप जानते हो इस एक्सप्रेशन को कि sin थीटा प्लस पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा आप लिख सकते हो क्या? cos थीटा, ठीक है। आप sin थीटा प्लस पाई बाय 2 we can use sin pi by 2 plus theta can be written as what? cos theta, ठीक है। तो cos थीटा को भी हम sin pi by 2 plus थीटा करके लिख सकते हैं। so this is sin pi by 2 plus theta simply. clear? this can be written as this is theta, so this can be written as sin pi by 2 plus theta. तो इस तरह से हमने लिख दिया। अगर आप cos के टर्म में ही करना चाहते हो, ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनको cos के टर्म में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक्सप्रेशन लिखा है, ये आपका फेज है, तो cos के एक्सप्रेशन में आप i का भी एक्सप्रेशन लिख दो, ठीक है। अब जब आप कैपेसिटर का लिखोगे फेज, तो आपको पाई बाय 2 उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर cos के केस में लिख रहे हो, सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी cos ऑफ ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 ऑफ द कैपेसिटर, ओके। माइनस पाई बाय 2 करना पड़ेगा। cos ओमेगा t के टर्म में भी हम चल सकते थे। अगर cos ओमेगा t के टर्म में आप चलते, योर आंसर विल बी, आपका एम्पलीट्यूड तो यही आता 6 मिली एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे आप cos ओमेगा t लिख देते, ठीक है। XC आपका 80 आ जाता, और यहाँ पे जब आप कैपेसिटर के केस में करते तो ये तो 0.48 आता, ठीक है। अंदर जो है cos ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 कर देते, ओके। सो दिस विल बी योर रिजल्ट, दिस विल बी योर रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था, वही बेसिक्स हैं अपने, ठीक है। 3 चीज जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस का ट्रायंगल ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको इंपेडेंस ट्रायंगल ध्यान रखना है। तीसरी चीज, आपको ये रिलेशंस ध्यान में रखने हैं, बस, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ भी नहीं यूज होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन द alternating current source. So in question number 4, a 200 ohm resistor and 1 Henry inductor are joined in series with an AC of EMF 10 root 2 sin omega t. Clear? So this is the AC EMF applied. Okay, this is 10 root 2. Calculate the phase difference between EMF and current. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ ये। EMF और करंट के बीच में आपको फेज डिफरेंस बताना है। दिस इज द अप्लाइड EMF एंड दिस इज द करंट ऑफ द सर्किट, ओके। सो देखते हैं, फेज डायग्राम बनाएंगे हम, फेजर डायग्राम बनाएंगे पोटेंशियल्स का। क्लियर? सो दिस इज द फेजर ऑफ करंट एंड दिस इज द फेजर ऑफ VR अगेन। दिस इज द फेजर ऑफ करंट, सो दिस इज द फेजर ऑफ VR as we all know. Clear? And this is the phasor of VL if VL is greater than VC, और यहाँ पे सिर्फ L है, कैपेसिटर तो है भी नहीं, ठीक है। सो जो इक्विवेलेंट आपका EMF हो जाएगा वो E, वो ये हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज योर VL। अच्छा, ये तो हमने आपका इम्पीडेंस, ये हमने आपका कौन सा ट्रायंगल बना लिया? दिस इज द वोल्टेज फेजर डायग्राम। क्लियर? दिस इज द वोल्टेज फेजर डायग्राम, और ये एंगल फाई आपको निकालना होगा। आप समझ लो कि करंट जो है ये लैग करेगी EMF से, करंट लैग्स द EMF, ठीक। ये हम हर जगह बनाते हैं, और यही हमारा बेसिक 1 है। क्लियर? अपने बेसिक सेकंड को यूज करेंगे हम फेजर डायग्राम की जगह, हम इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। सो इंपीडेंस ट्रायंगल इज R यहाँ पे होगा, XL यहाँ पे होगा, क्योंकि XL इज ग्रेटर देन XC है, और ये अपना Z हो जाएगा। दिस इज योर Z एंड दिस इज योर XL। क्लियर? तो ये आपका एंगल, ये फाई हो जाता है, ये फाई और ये फाई दोनों सेम है। सो आपको यही फाई निकालना है, फेज डिफरेंस। तो tan फाई यूज करेंगे, tan फाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज XL बाय R। XL अपना ओमेगा L हो जाएगा एंड दिस इज R, ओके। XL इज ओमेगा L डिवाइडेड बाय R, XL, X कितना है? ओमेगा कितना है आपका? ओमेगा इज सिंपली 200, सो दिस इज 200 इनटू L कितना है? दिस इज 1 डिवाइडेड बाय R कितना है? दिस इज again 200, so this is 1, so tan phi is equals to, your phi is equals to 45 degree. Phi is equals to 45 degree. It means that the phase difference between EMF and current is pi by 4. Clear? And we can say that EMF leads current by pi by 4. Clear? तो ये वही बेसिक हैं जो मैंने स्टार्टिंग बताए थे, जो बेसिक है LCR सीरीज सर्किट के सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी जिनकी, तो वही दोनों बेसिक्स हैं ये, ठीक है।
यहां से हमें पता चल रहा है कि जो ईएमएफ है वो लीड करेगा, और यहां से वो कितने से लीड करेगा ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, फाई हम हमेशा इस ट्रायंगल से निकालेंगे, और फाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हम यहां से देखेंगे। ठीक है, क्लियर? इट मींस दैट अप्लाइड ईएमएफ विल लीड द करंट ऑफ द सर्किट, दिस इज द करंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, और उसी करंट के फेजर के डायरेक्शन में VR का फेजर हो जाएगा, और VL का फेजर π/2 से लीड करेगा। सो ओवरऑल जो ईएमएफ आएगा वो लीडिंग ईएमएफ होगा। ठीक है, दैट विल लीड अवर करंट by π/4। ओके, नाउ दिस अवर क्वेश्चन नंबर 5। अ लैंप with a resistance of 8 ohm is connected to a choke coil। स्टूडेंट्स, ये choke coil क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये choke coil बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक है, इसमें ये आप समझिए कि choke coil सिर्फ इस तरह से कि एक कॉइल है, ठीक है, और एक इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, सिर्फ इसका इंडक्टेंस होगा। इसके पास इंडक्टेंस तो होगा, इंडक्टेंस इसका आपको दिया है एज शोन द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ दिस क्लियर। द फ्रीक्वेंसी यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल। ओके, सो इसका जो इंडक्टेंस होगा वो आपको दिया नहीं गया है, लेकिन इसके पास सिर्फ इंडक्टेंस होता है। अगर पूछें इस चोक कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, देखिए स्टूडेंट, कोई भी कॉइल है हमारे पास, कोई भी कॉइल है, उसका अपना एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन चोक कॉइल एक ऐसी कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो चुका है। क्लियर? सो चोक कॉइल इज द कॉइल मींस इट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। क्लियर? और सीरीज में इसके साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक लैंप लगा हुआ है ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम। सो सीरीज में इसके साथ एक इस तरह से एक आपका लैंप लगा हुआ है ऑफ 8 ओम के रेजिस्टर का, और ये आपने एसी सोर्स अप्लाई कर। सो दिस इज योर फिगर। ओके, नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन अगेन। अ लैंप विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड टू अ चोक कॉइल। ये चोक कॉइल हो जाएगी जिसका कुछ इंडक्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस 0 होगा। दिस अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 110 वोल्ट। अगेन स्टूडेंट्स, आपसे ये क्वेश्चन है कि ये 110 वोल्ट जो दिया है, क्या ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्या एवरेज वैल्यू है, क्या आरएमएस वैल्यू है, कि मैक्सिमम वैल्यू है, क्या होगी? ये जो एसी सोर्स अप्लाई किया गया है 110 वोल्ट का, सो ये इसकी एवरेज वैल्यू दी गई है, कि आरएमएस वैल्यू दी गई है, कि मैक्सिमम वैल्यू दी गई है, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी गई है? 2 मिनट लीजिए और आराम से सोच के बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। ये उसकी ERMS वैल्यू दी गई है। सो दिस इज योर ERMS। सो व्हाट इज इट? ERMS इज इक्वल टू 110। क्लियर? अगर कुछ ना दिया जाए तो आप उसे RMS वैल्यू समझेंगे। दिस इज योर 110 वोल्ट। ओके, और साथ में क्या दिया गया? द करंट इन द सर्किट इज 11 एम्पियर। अगेन कुछ नहीं दिया गया तो हम इसे IRMS समझेंगे, ना ही मैक्सिमम वैल्यू, ना ही एवरेज वैल्यू, ना ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दिस इज RMS वैल्यू 11 एम्पियर। ओके, नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC is 60 hertz. So this is your linear frequency and omega is 2 pi f. Okay, this is your f, this is your f, and our omega is what? 2 pi f. Omega is what? Omega is simply 2 pi f. So what is omega? 2 pi into f. This is 120 pi. 120 pi radian per second. Okay, now you have to find the impedance of the circuit, first part, and in the second part you have to find the value of the inductance of the reactance, inductive reactance of the choke coil. ये आपको फाइंड करना है। देखिए बेसिक्स अपने वही है। बेसिक पहला क्या है? या फिर हम फेजर डायग्राम यूज करेंगे वोल्टेज का, दूसरी चीज, या फिर हम इंपेडेंस ट्रायंगल यूज करेंगे, तीसरी चीज, या फिर हम वो एक्सप्रेशंस यूज करेंगे दैट VR0 is equals to I0 into R। क्लियर? और VL0 is equals to I0 into XL, VC0 is equals to I0 into XC। क्लियर? और E0 is equals to Z into I0, और E0 और I0 की तरह ERMS is equals to Z into IRMS भी हो सकता है, E average is equals to Z into I average भी हो सकता है। क्लियर? तो ये सारे एक्सप्रेशन बस यही आपके बेसिक्स हैं, इन्हीं में से कुछ एक यूज होगा। देखते हैं। सबसे पहले हमें Z फाइंड करना है और ERMS और IRMS हमें दिया हुआ है। So Z फाइंड करने के लिए हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे that ERMS is equals to Z into IRMS, means Z is equals to ERMS by IRMS. So this is our Z, which is equals to 10 ohm. This is equals to 10 ohm. So this is our answer 1. This is the answer of our first part. Okay, what we will use? We'll use ERMS is equals to Z into IRMS. जैसे कि E0 is equals to Z into I0 होता है,
E average is equals to Z into I average होता है, उसी तरह से E RMS is equals to Z into I RMS होगा, ये हमें पता था, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल, अब हमें Z पता चल गया है, ठीक है। सो अब हम वही अपना इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे, दिस इज अवर R, इसी से देख लो भाई R और XL ही तो है, ठीक है। तो जो Z और R और XL में जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, Z स्क्वायर इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो यू हैव टू फाइंड दिस XL, XL विल बी Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, XL स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, Z स्क्वायर आपका 100 है माइनस R स्क्वायर। भाई यहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा एक चीज कि R जो है इस केस में रेजिस्टेंस ये 8 ओम है, 200 मत ले लेना वहां पिछला वाला, ठीक है। सो दिस इज 64, सो दिस इज 64, दिस इज XL स्क्वायर, सो XL विल बी इक्वल टू, XL विल बी इक्वल टू 6। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। 6 ओम ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, उसके बाद हम पावर और रेजोनेंस सर्किट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पावर इन सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। तो सीरीज LCR सर्किट में जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में होंगे और हम एक AC सोर्स से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे होंगे, मींस एक ऑल्टरनेटिंग EMF हम अप्लाई करेंगे, तो उस केस में जो सर्किट में पावर लॉस होगी उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर DC सोर्स अप्लाई किया है और रेजिस्टर है सर्किट में, तो जो पावर लॉस होगी वो सिंपली I स्क्वायर R के बराबर होती है, VI के बराबर हो जाती है, ठीक है। V इज द EMF अप्लाइड एंड I इज द करंट इन द रेजिस्टर। लेकिन जब हम बात करते हैं LCR सर्किट की, तो इस केस में चीजें जो है थोड़ी सी डिफरेंट, जो एट द एंड जो रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। स्टार्टिंग जो अपना बेसिक है वो तो वही है, जो पावर लॉस होगी सर्किट में वो VI के बराबर होगी, वेयर V इज द अप्लाइड EMF एंड I इज द करंट इन द सर्किट, ठीक है। देखिए, सो द पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट। मतलब जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, दैट रेट इज नोन एज पावर। क्लियर? द पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट is the rate at which the electrical energy is consumed in the circuit. Okay? So सिर्फ रेजिस्टर होता था तो एनर्जी वहां कंज्यूम होती थी, लेकिन यहाँ इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, वहां पे एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, वहां स्टोर्ड हो रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन से द पावर इन सीरीज LCR सर्किट, ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो पावर होगी सीरीज LCR सर्किट में, क्योंकि आपका EMF अप्लाइड जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जो करंट है सर्किट में वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो जो पावर होगी वो भी इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो भी टाइम का फंक्शन होगी। क्लियर? हर पर्टिकुलर टाइम में जो पावर आ रही होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो पावर कंज्यूम हो रही होगी वो हर पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग होगी, मतलब वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगी। सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड दैट पावर, दैट इंस्टेंटेनियस पावर, एंड देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द सर्किट। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो पावर लॉस है वो किसके बराबर है, हम ये भी निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दो पावर आएंगी, यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस पावर की हम बात करेंगे और एक एवरेज पावर की बात करेंगे। लेकिन जब हम DC करंट में बात करते थे तो वहां पे करंट जो थी वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होती थी, तो इस वजह से जो पावर होती थी वहां पे वो इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर दोनों सेम होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर दोनों डिफरेंट होंगी। क्लियर? सो व्हेन वी विल टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस पावर, देन इट इज सिंपली VI। ओके, सो अप्लाइड EMF E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये 5 क्या है? ये फेज डिफरेंस है बिटवीन द अप्लाइड EMF एंड द करंट इन द सर्किट, ठीक है। अगर ये 5 पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या है कि करंट जो है सर्किट में वो लीड करेगा EMF को, और इसका मतलब ये सर्किट कैपेसिटेटिव सर्किट हो जाएगा। If phi is greater than 0, if phi is greater than 0, then the circuit is कैपेसिटेटिव। कैपेसिटेटिव इसका मतलब क्या है कि भाई जो XC है वो XL से बड़ा है, और अगर ये phi स्मॉलर देन 0 हो गया, देन द सर्किट इज इंडक्टिव। ओके, इंडक्टिव। तो ये phi पे सब कुछ डिपेंड करे। ये phi वही एंगल है जो आपका जब फेजर डायग्राम हम वोल्टेज का बनाते हैं तो जो phi आता था, और जब हम इंपीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं तो वहां पे जो phi आता था, ये वही phi है। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द applied EMF in the circuit and the current of the circuit. Clear? Now the instantaneous power is simply EI, applied EMF into current in the circuit. So this is E naught I naught sin omega t into sin omega t plus 5.
सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके इंस्टेंटेनियस पावर का। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो याद क्या होना चाहिए, तो सिंपल बेसिक है अपना, बेसिक है E इंटू आई, ठीक। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम एवरेज निकालेंगे इस पावर का, लेट अस फाइंड द एवरेज ऑफ दिस पावर, ओके। सो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन है भाई, टाइम का फंक्शन है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं दैट इज एफ टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टाइम पीरियड t में डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, क्लियर। सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ एनी फंक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। सो आवर एवरेज पावर विल बिकम p इंस्टेंटेनियस इनटू डॉट dt का इंटीग्रेशन 0 से t डिवाइड बाय t। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर, ओके। सो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे E नॉट I नॉट E नॉट, यहाँ पे sin ओमेगा t इंटू sin ओमेगा t प्लस 5 था, तो यहाँ एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे sin a प्लस b का फॉर्मूला, दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b। तो जब आप sin ओमेगा t इंटू cos b यूज करेंगे cos phi, सो दिस इज sin स्क्वायर ओमेगा t cos phi, और जब आप sin phi और cos ओमेगा t यूज करेंगे देन दिस विल बी sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t इंटू sin phi, sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी sin 2 ओमेगा t बाय 2 इंटू sin phi, क्लियर। सो दिस इज द सिंपल एंड बेसिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया कि ये कैसे आया। नाउ द इंटीग्रेशन sin dt का इंटीग्रेशन 0 से t में डिवाइडेड बाय t, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, ठीक। अब हमें इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है और इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। आप जानते हो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होल टाइम पीरियड में 0 से t में, इसका इंटीग्रेशन 0 से t में 0 हो जाएगा, क्लियर, बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ओमेगा t dt फ्रॉम 0 टू t इज 0, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो ये, और आप ग्राफ भी सीधे बता सकते हो कि भाई इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, इट्स टाइम पीरियड इज व्हाट, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है, देखिए वैसे टाइम पीरियड इसका होना चाहिए था 2 पाई, लेकिन अब 2 ओमेगा से डिवाइड करेंगे, सो इसका जो टाइम पीरियड दैट इज पाई बाय ओमेगा, क्लियर। और ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई बाय ओमेगा तक, तो इसका मतलब ये साइन कर्व जो है ये 2 रेवोल्यूशंस कर लेगा, ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा तक में, समझ पा रहे हो। तो इस वजह से इसका एवरेज जो है वो 0 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना मैंने बताया था, हायर ऑर्डर का टर्म, हायर पावर का टर्म है, इसको हम लोअर पावर में कन्वर्ट करेंगे, cos 2 थीटा के फॉर्मूले यूज करेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर ओमेगा t क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2, जब वहां से हम dt के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस विल बी t बाय 2, क्लियर। सो इस एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे t बाय 2 रखेंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी cos 5 बाय 2, क्लियर, दिस विल बी cos 5 बाय 2, सो आवर एवरेज पावर विल बिकम E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू cos 5, एवरेज पावर विल बिकम E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू cos 5। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया है, क्लियर। इंस्टेंटेनियस पावर ये मैंने निकाली थी सिंपली, ठीक है, लेकिन जो एवरेज पावर आई है दिस इज दिस E नॉट I नॉट बाय 2। आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये लिखा है E नॉट बाय रूट 2 इंटू I नॉट बाय रूट 2 इंटू cos 5, so this can be written as what, this can be written as E नॉट बाय रूट 2 इंटू I नॉट बाय रूट 2 इंटू cos 5, and this can be written as E RMS into I RMS into cos 5, and this can be written as E RMS dot I RMS, E RMS dot I RMS simply, clear। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे आप E RMS को एक वेक्टर, एक फेजर की तरह ट्रीट करोगे, I RMS को एक फेजर की तरह ट्रीट करोगे, इनके बीच का जो एंगल है वो फाई है, तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये E RMS और I RMS का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। सो आवर एवरेज पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आने वाला है, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, दैट द एवरेज पावर इन LCR सर्किट कैन बी रिटन एज E RMS dot I RMS, दिस इज E RMS I RMS cos phi, where this cos phi is known as the power factor, this cos phi is known as the power factor, okay। so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आया है यहाँ पे, this is very important expression here is clear, this is a very important expression, P average is equals to E RMS dot I RMS, this is E RMS I RMS cos phi, where cos phi is the power factor, clear। चलिए अगर हम बात करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की, ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो ये cos phi जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स।
अगर हम ERMS की बात करें सो दिस इज IRMS इंटू Z, क्लियर। और cos phi की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम अपने इम्पीडेंस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं सो दिस इज R, this is XL, this is XC, this is Z, suppose this is Z, and this is XL minus XC, okay, this is Z. So this is our cos phi, this is our phi. तो cos phi जगह यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें cos phi is always equals to R by Z हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पीडेंस फैक्टर होता है आपका, ये आपका सॉरी दिस इज योर पावर फैक्टर, दिस इज power factor, very important factor, this is power factor. So when power factor is equals to 0 means then cos phi is equals to pi by 2, ठीक है। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, XC नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटेंस नहीं है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो उस केस में भी जो आपका फेज एंगल है बिटवीन फेज है जो आपके अप्लाइड EMF और करंट के बीच में जो फेज है वो पाई बाय 2 हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि इस केस में जो आपका EMF अप्लाइड है वो पाई बाय 2 से लीड करेगा करंट को, ठीक है, क्लियर, जब आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट है ना। लेकिन cos पाई बाय 2 उस केस में भी 0 होगा, तो कोई पावर लॉस नहीं हो रही होगी, ठीक। ऐसे ही अगर आपका प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट है तो उस केस में भी जो फाई की वैल्यू है वो पाई बाय 2 होगी। हाँ, ये बात भी अलग है कि इस केस में जो आपका अप्लाइड EMF है वो करंट को लैग करेगा बाय पाई बाय 2, ठीक है। जो आपका XL 0 हो जाएगा, R 0 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, E नीचे आ जाएगा, क्लियर, ठीक है, समझ पा रहे हो। जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, वहां से हमें ये चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो उस केस में भी फाई 90 हो जाएगा, लेकिन कोई पावर लॉस नहीं होगी। लेकिन जब आप रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो उस केस में जो पावर लॉस होगी वो सिंपली आपकी किसके बराबर होगी, वो सिंपली आपकी ERMS इंटू IRMS के बराबर होगी। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, this is IRMS into Z and this is Z by R, sorry R by Z, तो Z से Z कैंसिल हो जाएगा, this is simply written as IRMS square into R, clear। क्या कर रहा हूं मैंने इस E को क्या लिखा है, this E can be written as what, IRMS into Z, and this I is written as IRMS, and this cos phi can be written as R by Z, तो Z से Z कैंसिल हो जाएगा, this can be written as IRMS into R, ठीक है। ये बेसिकली वही एक्सप्रेशन है I स्क्वायर R वाला, ठीक है, लेकिन इसको हम यहां से इस तरह से यूज करेंगे, ये cos phi इज द पावर फैक्टर। अब इस पूरे डिस्कशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं मैं उसको लिखने जा रहा हूं पावर इन सीरीज LCR सर्किट की तरह से, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करोगे, ये तो सिंपल एक डिस्कशन था, मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो पावर है ये डॉट प्रोडक्ट होगी बिटवीन द RMS value of EMF and RMS value of current, where phi is the angle between EMF and current phasor, okay। अब करंट कभी लीड करेगा कभी लैग करेगा, ये चीजें डिपेंड करेंगी सर्किट किस हिसाब का है, ठीक है। लेकिन जो पावर लॉस होगी वो आपके इस ERMS into IRMS के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगी, मींस ERMS IRMS cos phi। याद रखिएगा ये cos phi जो है ये पावर फैक्टर है, क्लियर। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बेस्ड ऑन द पावर इन LCR सीरीज सर्किट, ठीक है। सो LCR सीरीज सर्किट में जो पावर लॉस होगी, एवरेज पावर लॉस, दिस इज सिंपली ERMS, that is the RMS value of the EMF applied, dot IRMS, that is the RMS value of the current in the circuit, and this will be equals to what, this will be equals to ERMS into IRMS into cos, so IRMS cos phi, ये आप समझ सकते हो, this is the component of current along the applied EMF. For example, आप इस डायरेक्शन में अगर EMF अप्लाई कर रहे हो that is E नॉट sin ओमेगा t, और आपकी जो करंट है ये इस डायरेक्शन में that is I is equals to I नॉट sin ओमेगा t प्लस फाई, ओके, ये फाई एंगल पे है। तो अगर आप इस करंट को रिजॉल्व कर दें, ठीक है, सो इस करंट के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट जो है ये इस E की डायरेक्शन में आएगा that is I sin I cos ओमेगा t, I cos
ओमेगा आई कॉस फाई, सॉरी दिस इज आई कॉस फाई, फिर और एक इनका इस डायरेक्शन में आएगा आई साइन फाई। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, आप समझ पा रहे होगे कि यहां पे ये E का एक्सप्रेशन दिया है, दिस इज द अप्लाइड ईएमएफ, और ये करंट आपको दी है, दिस इज करंट इन द सर्किट। अगर मैं इस करंट को रिजॉल्व कर दूं दो कंपोनेंट्स में, ठीक है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में अगर मैं इस करंट को रिजॉल्व कर रहा हूं, सो दिस इज द रेजोल्यूशन। एक करंट, एक ईएमएफ अप्लाइड की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं, सो दिस इज आई कॉस फाई, और एक रिजॉल्व कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज आई साइन फाई। जिधर थीटा उधर कॉस आपको पता है, तो रिजॉल्व करा है हमने सिर्फ करंट के फेजर्स को, ईएमएफ के फेजर के अलोंग और ईएमएफ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फेजर के अलोंग, ठीक है। सो दिस इज आई कॉस फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ एंड दिस इज आई साइन फाई, ठीक है। अब इस आई साइन फाई की वजह से कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आई साइन फाई के अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, जो भी पावर लॉस होगा वो इस आई कॉस फाई के अक्रॉस ही होगा, ठीक है। और पावर लॉस कितना होता है, पावर लॉस इज सिंपली इंटू आई कॉस फाई, ओके। इसका मतलब यह है कि जो भी पावर लॉस हो रहा है ये आपके इस करंट के कंपोनेंट के क्रॉस ही हो रहा है, इस साइन वाले कंपोनेंट के अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। सो द होल पावर लॉस इज अक्रॉस दिस कंपोनेंट ऑफ करंट ओनली। आई कॉस फाई के अक्रॉस ही सिर्फ पावर लॉस हो रहा है, आई साइन फाई के अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है कि माइनस पाई बाय 2 का मतलब ये है कि जो करंट है वो लैग करेगी बिहाइंड द ईएमएफ अप्लाइड बाय पाई बाय 2, ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर वी कैन से, क्योंकि यही केस इंडक्टर में होता है कि जो ईएमएफ है वो पाई बाय 2 से लीड करता है, ठीक है। सो दिस इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड in this case phi is equals to pi by minus pi by 2, so cos phi is equals to 0, so पावर जो है वो 0 हो जाएगी, पावर लॉस जो है वो 0 हो जाएगा। सीधी बात है, कोई इंडक्टर नहीं है सर्किट में तो पावर लॉस कहीं नहीं होगी, पावर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी, पावर कंज्यूम नहीं होगी, पावर एज अ हीट लॉस नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हेन phi is equals to pi by 2। सो ये आपका केस हो जाएगा जब करंट जो है ये पाई बाय 2 से लीड करेगा, और ये केस होता है प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट का। इस केस में भी phi पाई बाय 2 हो जाएगा तो एवरेज पावर लॉस 0 हो जाएगी। इट मींस देयर इज नो पावर लॉस, व्हाई? बिकॉज़ द एनर्जी इज स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, क्लियर। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट, क्लियर, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में। नाउ व्हेन phi is equals to 0, phi 0 कब होगा? इसके दो केस हो सकते हैं, एक कि जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाए, ठीक है, मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो ही ना सर्किट में, बिल्कुल भी 0 हो जाए वो, ठीक है, इंडक्टेंस भी 0 हो जाए और कैपेसिटेंस भी 0 हो जाएगी, ये केस हो सकता है। और या फिर ये केस हो सकता है, ये पहला वाला केस हो गया, सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, और सेकंड केस हो सकता है जब XL इज इक्वल टू XC हो जाए, समझ पा रहे हो? जब XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, मतलब जब रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी, उस केस में भी जो अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो Z जो है वो R के बराबर आ जाता है, बिकॉज XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। तो इस केस में भी जो Z है, इंपीडेंस है, वो R के बराबर आ जाता है, क्लियर। वी कैन सी इट फ्रॉम हियर, व्हेन phi इज इक्वल टू 0, cos phi इज इक्वल टू 1, तो Z जो है ये R के बराबर आना चाहिए। अब चाहे XL इज इक्वल टू XC हो जाए और या फिर XL इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। दोनों ही केस में ये वो वाला केस है जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो, मतलब XL भी नहीं है XC भी नहीं है, और ये वाला केस है जब XL XC है तो, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे को ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब XL इक्वल्स टू XC है, FX दोनों के अपोजिट होते हैं, हमको पता है, एक इसकी वजह से करंट लैग करती है, इसकी वजह से करंट लीड करती है, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को अपोज कर रहे हैं और इक्वली अपोज कर रहे हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस व्हेन phi is equals to 0, ठीक है। इस केस में जो Z है ये R हो जाएगा, cos phi 1 हो जाएगा, और पावर जो है ये एवरेज सिंपली ERMS इंटू IRMS के बराबर आ जाएगी। नाउ व्हाट इज वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट? जैसा कि अभी हमने देखा कि करंट के मैंने कंपोनेंट्स करे थे, एक EMF अप्लाइड है, उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट किया, और दूसरा उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो पावर लॉस आ रही है ये इस I cos phi के अक्रॉस आ रही है, लेकिन I sin phi के अक्रॉस कोई भी पावर लॉस हमें नहीं दिख रहा है। सो दिस इज अवर वॉटलेस
component of current. What is wattless component of current? So I RMS sin phi, or we can say I sin phi, is known as wattless component of current. Wattless component of current I RMS sin phi. ठीक है, यहां से भी हम देख सकते हैं ये I है, ठीक है, ये phi है और ये E है, क्योंकि ये अप्लाइड EMF है और जो हमारा करंट है सर्किट में वो phi एंगल से लीड कर रहा है, मान लेते हैं, जनरल केस हमने माना है. सो दिस इज I sin phi एंड दिस इज I cos phi. I cos की phi की वजह से पावर लॉस होगा, I sin phi की वजह से कोई पावर लॉस नहीं होगा. सो दिस इज अप्लाइड EMF, दिस इज करंट इन द सर्किट. ओके, सो व्हाट इज wattless current? So I RMS sin phi is the wattless current because there is no loss in power, no loss in power across this I sin phi component of current. Clear? इस component की वजह से कोई भी power loss नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको हम wattless current बोल देते हैं. ठीक है, wattful current अगर बोला जाए, so this is I cos phi. This component is wattful current. Okay? So simple सी चीजें हैं. Now let us come to the resonance. Okay? Okay, so now let us talk about the resonance in LCR circuit. ठीक है? तो LC इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और एक AC सोर्स हमने अप्लाई किया है. ठीक है, एक AC EMF हमने, ऑल्टरनेटिंग EMF हमने अप्लाई किया है along the end points of the LCR सीरीज अरेंजमेंट. ठीक है, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि जो इंडक्टेंस है, जो रिएक्टेंस है along इंडक्टर दैट इज ओमेगा L. ठीक है, और जो रिएक्टेंस है along कैपेसिटर दैट इज 1 by ओमेगा C, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज R. इन सबको मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है दैट इज कॉल्ड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. वो क्या होता है, जरा आप उसको उस पे फोकस कीजिए. दिस इंपीडेंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो आप इंपीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं. दिस इज अवर XL, दिस इज अवर XC. इफ XL इज ग्रेटर देन XC देन दिस इज अवर इंपीडेंस, मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्लियर, वेक्टोरियल एडिशन से आता है जो. And this is simply, this is what, XL minus XC. तो यहां से एक एक्सप्रेशन निकलता है इंपीडेंस का. क्या होता है वो एक्सप्रेशन? दिस इज सिंपली Z is equals to R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर. और जहां पे आप समझ रहे हो कि भाई XL जो है ये ओमेगा L के बराबर है और XC जो है ये 1 by ओमेगा C के बराबर है ना. तो चलिए देखते हैं जरा कि जैसे जैसे हम ओमेगा को इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए ओमेगा को हम कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायनामो ऑफ द सोर्स ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, तो उस ओमेगा को मान लीजिए किसी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि हम उस ओमेगा को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो ओमेगा को, उस ओमेगा को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो चेंजमेंट्स क्या क्या आएंगे, अब हमको ये देखना है. ठीक है, तो अगर हम उस ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो पहली चीज तो ये XL इंक्रीज होगा. ठीक है, क्योंकि XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, तो XL इंक्रीज होगा. ठीक, और अगर हम उस ओमेगा को इंक्रीज करेंगे तो XC जो है वो डिक्रीज होने लगेगा. XC जो है वो डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि ये 1 by ओमेगा C होता है. ठीक है, तो समय के साथ जैसे जैसे हम ओमेगा बढ़ाएंगे XL इंक्रीज करेगा, XC डिक्रीज करेगा, और एक समय आएगा जब ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर. अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ये ग्राफ आपने पहले देखा भी होगा, पहले मैंने बनवाया भी है. द ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड XL, XC एंड R. ठीक है, तो XL का ग्राफ अगर ओमेगा के साथ बना रहे हैं तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, बिकॉज XL इज इक्वल्स टू व्हाट? XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L सिंपली. आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर. ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस का ग्राफ ओमेगा के साथ बनाएं तो भाई रेजिस्टेंस ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी. सो दिस इज अवर रेजिस्टेंस which is independent of omega. Okay? अगर हम इंडक्टिव कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस का ग्राफ बनाते हैं, मींस XC का ग्राफ बनाते हैं ओमेगा के साथ, so this will be the reverse relation. This is our XC. I hope the things are very much clear. Okay? So ये ग्राफ आपको अपने दिमाग में रखना है. मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि ओमेगा के साथ चीजें कैसे वेरी कर रही हैं. ठीक, तो ओमेगा के साथ वेरिएशन आपको चीजों का समझ में आना चाहिए. ओमेगा पे बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं. ओमेगा पे आपका Z भी डिपेंड कर रहा है. ठीक है, और क्योंकि Z डिपेंड कर रहा है तो ये फाई भी आपका ओमेगा पे ही डिपेंड कर सकता है. अभी तक हमने ओमेगा को फिक्स करके रखा था, अभी तक हमने ओमेगा को वेरी ही नहीं करवाया था. बिल्कुल, हमने ओमेगा हर क्वेश्चन में एक फिक्स, सबसे पहले हम ओमेगा की बात करते थे. ठीक है, दैट इज द सोर्स, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सोर्स. ओके, मींस द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स दैट इज डायनामो.
उसको हम फिक्स रखते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते हैं तो क्या क्या चेंजमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो वहां से कंसेप्ट अराइज होता है रेजोनेंस का, ठीक। समझते हैं अब जरा रेजोनेंस क्या है। तो रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट, व्हेन द करंट इन द सीरीज LCR circuit, when the current in the series LCR circuit is maximum possible, then the circuit is said to be in resonance. मतलब क्या है, ये जो करंट है ये मैक्सिमम पॉसिबल करंट हो जाए, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैक्सिमम करंट देखते हैं सर्किट में होगी कितनी। तो अगर E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी टाइप से आपने मान लीजिए ईएमएफ अप्लाई किया है, तो आई नॉट जो होगा मैक्सिमम वैल्यू जो होगी करंट की, दैट इज सिंपली आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय जेड, ठीक है। और ये आई नॉट जो है ये सिंपली क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय जेड मीन्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। सो दिस इज योर आई नॉट। आप समझ पा रहे हो, ये आपकी आई नॉट की वैल्यू हो चुकी है। अब इस आई नॉट की वैल्यू को जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये आई नॉट की वैल्यू किस तरह से मैक्सिमाइज हो सकती है, ओके। सो आप देख लो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है, मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स का सम है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो दो नंबर का स्क्वायर का अगर सम को आपको मिनिमम करना है तो या फिर इन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, ठीक है। आप जानते हो आर जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो जरूर से ये जीरो होना चाहिए भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी मिनिमम व्हेन या फिर ए जीरो हो जाए या फिर बी जीरो हो जाए, तभी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम हो सकता है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम है, ठीक है। तो इस वजह से या फिर आर जीरो हो जाए या फिर ये कंपोनेंट जीरो हो जाए। आर जीरो नहीं होगा, सर्किट में कोई रेजिस्टेंस तो है ही। हाँ, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी अगर हो जाए तो ये टर्म जरूर जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ऐसा हुआ क्या रेजोनेंस में, रेजोनेंस में जो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुकी है, ठीक है। अगर आप अब ये एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी होगा कैसे, ये ओमेगा को वेरी करा के होगा। ओमेगा क्या है, जो सोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो सोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब आई नॉट जो है ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस विल बी मैक्सिमम एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू खुद मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट बाय आर के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू। समझ पा रहे हो, ओके। मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ये ई नॉट बाय आर के बराबर हो जाए, क्लियर। उस समय हम बोलेंगे सर्किट जो है ये रेजोनेंस में है, ठीक है। मींस व्हेन द सर्किट करंट इन द सीरीज LCR सर्किट इज मैक्सिमम पॉसिबल, देन द सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस, ठीक है। अगर हम आई नॉट के साथ अभी हम ग्राफ भी देखेंगे ओमेगा के साथ, पहले हम इस सर्किट को और अच्छे से एनालाइज करते हैं ना, इस चीज को और अच्छे से एनालाइज करते हैं। मीन जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी हो जाएगा, व्हेन योर एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। और एक्सएल क्या है, ओमेगा एल, एक्ससी क्या है, 1 बाय ओमेगा सी। सो दिस इज ओमेगा एल is equals to 1 by omega c. From here what we have is omega is equals to 1 by under root LC आ जाता है। So this is your resonating frequency. This is what? This is your resonating angular frequency. So what is resonating frequency? This f is equals to omega upon 2 pi. So this is 1 by 2 pi under root LC, ठीक है। ये आपका ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आप देख सकते हो जैसे जैसे हम ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ओमेगा को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका एक्ससी डिक्रीज होगा, एक्सएल इंक्रीज होगा। एक पॉइंट आएगा जहां पे एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी हो जाता है, ये वही पॉइंट होगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को अचीव कर लेगी, ठीक है। मींस यहाँ पे इस ओमेगा नॉट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज 1 बाय अंडर रूट LC, ओके, दिस इज 1 बाय अंडर रूट LC। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस होगा वी कैन से दैट इज Z। इस केस में Z इक्वल टू R हो जाएगा, Z इक्वल टू R हो जाएगा, ओके। समझते हैं तो फिर से कि भाई रेजोनेंस क्या है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में जो करंट होगी सर्किट की वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी।
इसका मतलब जो इम्पीडेंस होगा वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर लेगा, और इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू R के बराबर है, तो दिस Z इक्वल टू R हो जाएगा, और जो करंट है सर्किट में वो E नॉट बाय R हो जाएगी, मींस XL इक्वल टू XC हो जाएगा, जहां से ओमेगा नॉट जो है दैट इज रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज 1 बाय अंडर रूट LC, और जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये 1 बाय 2 पाई अंडर रूट LC आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ बनाना चाहें I नॉट वर्सेस ओमेगा का, या फिर फेज फाई वर्सेस ओमेगा का, या फिर Z वर्सेस ओमेगा का, तो इन ग्राफ्स को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। क्लियर? सो आवर फर्स्ट ग्राफ इज द ग्राफ बिटवीन Z एंड ओमेगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, लेट अस सी। सो क्या होगा, जैसे जैसे आपका ओमेगा मान लीजिए 0 है, जब ओमेगा 0 होगा तो आपका ओमेगा L भी 0 हो जाएगा, XL 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन XC जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हो XC जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो Z की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, Z की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू होगी, Z भी एक्चुअली इनफाइनाइट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, इसे बढ़ाओगे तो XL डिक्रीज करेगा, XL इंक्रीज करेगा, XC डिक्रीज करेगा, तो फिर से ये एक वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट से कम होने लगेगी, समझ पा रहे हो? पहले इनफाइनाइट है, जब ओमेगा 0 है तब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही थी, Z की वैल्यू। ठीक है, हम Z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ देख रहे हैं, तो जब ओमेगा 0 है तो Z की वैल्यू इनफाइनाइट है, और जब ओमेगा की वैल्यू खुद इनफाइनाइट हो जाएगी तो उस केस में ये XL जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, XL इनफाइनाइट हो जाएगा, XC 0 हो जाएगा, तो उस केस में भी Z इनफाइनाइट हो जाएगा, मींस Z इक्वल्स टू इंफिनिटी व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू 0, Z इक्वल्स टू इंफिनिटी व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में एक मिनिमा जरूर मिलेगा Z का। ठीक, तो ये Z जो है ये इंफिनिटी से स्टार्ट कर रहा है और इंफिनिटी पे ही जा रहा है, बीच में कहीं मिनिमा मिलेगा, ये मिनिमा वही फ्रीक्वेंसी होगी, ये वही एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे मिनिमा मिलेगा Z, जब आपका ओमेगा नॉट मींस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अटेन हो जाएगी। ठीक है, मींस XC इक्वल्स टू XL हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो इम्पीडेंस होगा दिस इज R, दिस इज नथिंग बट R। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ Z वर्सेस ओमेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो यहाँ से हमें पता चलता है एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी Z इक्वल्स टू R, ये कंक्लूजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा नॉट Z इक्वल्स टू R। दूसरी चीज देखते हैं, तो यहां से समझने की कोशिश करते हैं, फेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फेज पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए जो फेज है वो आप कहां से निकालोगे, फेज यहां से आएगा इस फॉर्मूले से, जो आप ये ट्रायंगल बनाते हो tan phi, यहां फेज आपको बताएगा tan phi इज इक्वल टू व्हाट, tan phi इज इक्वल टू XL minus XC by R। ओके, दिस इज XL minus XC by R। सो स्टूडेंट्स XL को आप लिख सकते हो ओमेगा L, दिस इज ओमेगा L minus 1 by omega C by R, okay, divided by R। so omega L minus 1 by omega C को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 होगा then this will be minus infinity, this will be minus infinity tends to minus pi by 2। okay, so इसी वजह से जब ओमेगा 0 हो रहा है तो phi की वैल्यू minus pi by 2 आ रही है, हम इस एक्सप्रेशन से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हमें अब phi वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाना है, phi वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाना है। when omega is equals to 0 then tan phi is equals to minus infinity, so phi will be equals to minus pi by 2। okay, so this is our graph। okay, और जैसे जैसे जब आप ओमेगा को इंफिनिटी कर दोगे then tan phi is equals to infinity, so phi is equals to tan inverse infinity, this is pi by 2। okay, so this is the graph and the graph is just like phi is equals to tan inverse omega types। okay, so this is the graph between, this is tan inverse types of graph between phi and omega। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर, और जब आपका रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी अटेन हो जाएगी तो उस केस में XL इक्वल टू XC हो जाएगा, phi जो है वो 0 हो जाएगा। इट मींस दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये दूसरा कंक्लूजन है। सेकेंड, जीरो। ओके, phi जो है ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ देखते हैं, रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए करंट क्या है, करंट इज सिंपली I नॉट इक्वल टू E नॉट बाय Z, और वी कैन से E नॉट बाय R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z को ऑब्जर्व करेंगे, Z डिक्रीज करेगा, I इंक्रीज करेगा, बिकॉज Z इज इन रिवर्स ऑफ I नॉट। सो Z डिक्रीज कर रहा है, I नॉट इंक्रीज करेगा,
Z अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, I नॉट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, Z इंक्रीज करेगा, I नॉट डिक्रीज करेगा. So we can find this graph I नॉट simply by the formula E नॉट by Z. Okay? E नॉट by Z से रिलेट करके हम ये फॉर्मूला, ये ग्राफ निकाल सकते हैं. ठीक है? This is the maximum value of our I नॉट. This is the maximum value of our I नॉट. I नॉट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू तो I नॉट है ही, लेकिन इस I नॉट की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जब हम ओमेगा को हम एडजस्ट करेंगे, तब एक I नॉट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी. ठीक है? ओमेगा यहाँ पे वेरिएबल है, याद रखिएगा. जब हम ओमेगा को चेंज कर रहे हैं तो वहां पे एक I नॉट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? दिस इज सिंपली E नॉट बाय R. दिस इज सिंपली E नॉट बाय R. दिस इज इट. ओके? तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है. पहले हमने ग्राफ ये देखा, फिर ये ग्राफ देखा, अब हमने ये करंट का ग्राफ देखा है, करंट का ग्राफ ऑब्जर्व किया है. ठीक है? सो थर्ड पॉइंट, दैट एट ओमेगा नॉट करंट I नॉट विल बी इक्वल टू सिंपली E नॉट बाय R. ये अपना थर्ड कंक्लूजन है. ठीक है? सो ये मैंने कुछ रेजोनेंस की बात करी है. अब मैं जब रेजोनेंस सर्किट इस तरह से हम बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये शार्पनेस आपको कर्व की निकालनी पड़ती है. ठीक है, कि कितना ये कर्व शार्प है, जो करंट वर्सेस ओमेगा का जो कर्व है वो कितना शार्प है. ठीक है, तो हम क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं, दैट टेल्स अस अबाउट द शार्पनेस ऑफ द कर्व. ठीक है, अब वो क्वालिटी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं इसकी बात हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे. फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत है कि रेजोनेंस क्या है. तो रेजोनेंस क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूं, वो आपको नोट करने हैं पॉइंट वाइज. फर्स्ट, व्हेन द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, देन द सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. क्लियर? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 by √L C, F is equals to 1 by 2 pi under root L C. क्लियर? और क्या होगा इस पे I नॉट जो है ये E नॉट बाय Z होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू E नॉट बाय Z हो जाएगी, E नॉट बाय R मींस XL इक्वल्स टू XC हो जाएगा. दिस इज द ग्राफ बिटवीन Z एंड ओमेगा, दिस इज द ग्राफ बिटवीन फाई एंड ओमेगा, दिस इज द ग्राफ बिटवीन I नॉट एंड ओमेगा. जो लास्ट में पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, एट रेजोनेंस. आप खुद बता सकते हो रेजोनेंस पे पावर फैक्टर cos फाई क्या होगा, क्योंकि cos फाई इज इक्वल्स टू R बाय Z होता है और Z भी R है, तो R बाय R this cos phi is equals to 1, hence the power factor is maximum, cos phi maximum हो जाता है. क्लियर? और इस वजह से जो मैक्सिमम पावर है वो डिसिपेट होती है ड्यूरिंग रेजोनेंस. सो द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड ड्यूरिंग रेजोनेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. किसी ने अगर आपसे पूछा कि रेजोनेंस के समय पावर फैक्टर कितना होगा, तो पावर फैक्टर आप जानते हो cos phi, that will be equals to R by Z and Z equals to R at resonance, so cos phi is equals to 1. Okay, hence the maximum power is dissipated during resonance. Clear? ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. So this is the basics of resonance. In the next lecture we will talk about the quality factor. Okay, we will talk about the quality factor that tells us about the sharpness of this curve. ठीक है, जितनी ज्यादा क्वालिटी उतना ज्यादा शार्प हो जाएगा ये कर्व. ठीक है, इसकी हम बात करेंगे. ठीक, तो आज का डिस्कशन यहीं तक. In the next lecture we will talk about the quality factor and the transformer, and then this chapter is finished, and then we will talk about the electromagnetic waves. Okay students, thank you.